दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में शुरुआत की थी और मैं ये चाह रहा था कि हम लोग सब लोग पार्टिसिपेट करें, एक मॉडल तैयार करें विकास का। अब खाली मेरे सोचना से तो नहीं चलेगा। सिर्फ एक टिप्पणी जो काम की मिली थोड़ा ऋषि जी ने जो कहा है, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा खाली समस्याएं तो सबको पता है। सवाल यह है कि इलाज क्या है उनका। आप कह दें बैक टू द वेदास, वो तो नहीं चलेगा। आपने कहा शंकराचार्य जी की वीडियोस देखिए, अब बिना पूर्वाग्रह के। अब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि पूर्वाग्रह क्या होता है, क्योंकि मैं तो हर तरह की वीडियोस देखता हूँ। आजकल मैं अत्री जी की जो वीडियोस हैं कुरान शरीफ के बारे में, वो देख रहा हूँ। उससे पहले मैं CK राजू जी की वीडियोस देखी। पूर्वाग्रह होता तो नहीं देखता। मैंने कन्हैया को भी खूब सुना है, मैंने जाकिर नायक को भी खूब सुना है। सवाल ये नहीं है कि वो लोग कहते क्या हैं, सवाल ये है कि वो लोग करते क्या हैं। हमारे जो महापुरुष तथाकथित जो आज के हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन तो कहेंगे हमें उनके सीख पर चलना चाहिए। फिर सरदार पटेल का जन्मदिन आएगा, कहेंगे हम उनकी सीख पे चलना चाहिए। जिसका जन्मदिन आता जाएगा उनकी सीख पर चलते जाना चाहिए। तो क्या किया जाए। और हमारे जो धर्म गुरु कहते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितने धर्म गुरु और जितने अनुयायी उनके हैं अपने देश में, तो इतने पाप क्यों हैं भाई। अनुयायी तो बहुत है। मुझे तो समझ आता नहीं। हम हमेशा अपने गौरवशाली अतीत की बात करते हैं, पर आंख मूंद कर थोड़े ही ना कुछ लिया जा सकता है, आदर्श ही क्यों ना हो। मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। हाँ, एक तो ये कि मैं जितनी भी बात करता हूँ वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, तो इसलिए वो बीच में क्रम टूटने का डर भी रहता है। अभी 3 साल पहले, 4 साल हो गए होंगे शायद, बनारस में हमारी मित्र की एक छोटी बहन है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वहाँ, संस्कृत महाविद्यालय चलाती हैं वहाँ पे। उनका एक वार्षिक कार्यक्रम था, वार्षिक महोत्सव या जो भी कहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कभी वार्षिक वाले दिन नहीं आए तो आप आइए। तो मैं गया, और जब मैं पहुंचा तो वो सुबह का जो है हवन पूरा हुआ, मैं बैठा वहाँ पे, और फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक था, और उन्होंने जो है अपने ऑफिस में जो है 6 साधु, वेशभूषा में साधु थे, वो थे। उन्होंने कहा मैं आपका परिचय कराती हूँ, आपका थोड़ा सा जो है इनसे आप चर्चा कर सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। और वो 6 के 6 वेदाचार्य थे, चतुर्वेदाचार्य। और जिन बहन की मैं बात कर रहा हूँ वो भी चतुर्वेदाचार्य हैं। तो बात शुरू करने के लिए वैसे ही मैंने उनसे कहा, क्योंकि जो आर्य समाजी लोग होते हैं वैसे भी वेद तो सर्वोपरि है ही। मैंने उनसे कहा भाई लोगों, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, वेद सर्वोपरि हैं। मैंने कहा जी, मैं मतलब वैदिक ज्ञान का ना तो विद्यार्थी हूँ और ना ही विशेषज्ञ। मैं तो तर्क का विद्यार्थी हूँ, मैं मानव विज्ञान मेरा विषय है, और हर बात तर्क के आधार पर मैं लेता हूँ। ज्ञान है, बहुत है, मैं मानता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं मेरे जो अनुभवों के अनुसार कि कोई भी जो सत्य होता है वो स्थान, समय, व्यक्ति और घटना के सापेक्ष होता है, मेरा मानना है। तो वर्तमान में आप कोई ऐसे संदर्भ बताइए, उदाहरण बताइए जो आप बता सकें कि वेद यहाँ घटित हो रहे हैं अब, या नहीं हो रहे तो उसका दुष्परिणाम हो रहा है।
जो उम्र में सबसे छोटे थे, बुजुर्ग ने उनकी तरफ इंगित किया, उन्होंने अपने बड़े से, उन्होंने अपने बड़े से, आखिर में जो है जो सबसे बुजुर्ग थे उनकी भी बारी आई और मुझे कहते हैं आप सब जानते हैं, आप जानबूझ के हमें परेशान कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, मेरी जिज्ञासा है भाई, तो नहीं आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं उठ के चल दिया वहाँ से। कोई भी बंदा कुछ भी कह रहा है मुझे, सवाल ये है कि वो तर्क पर खरा उतरता है कि नहीं। अब इमरजेंसी के टाइम पे नारा लगा गरीबी हटनी चाहिए, बेरोजगारी हटनी चाहिए, आज तक लग रहा है हटी क्या? आप शंकराचार्य जी की बात करते हैं, शंकराचार्यों में भी आपस में विवाद क्यों है? सारे तो एक ही विचारधारा के हैं, तो विवाद तो नहीं होना चाहिए। मत भेद ही नहीं है, मन भेद भी है। तो यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि क्या है, समस्याएं सबको पता है, मैं तो उनके निवारण के उपाय की चर्चा करना चाहता हूँ। और हम ये तर्क नहीं दे सकते कि बैक टू द वेदास, तब परिस्थितियाँ अलग थी, अब परिस्थितियाँ अलग हैं। जैसे मान लीजिए आयुर्वेद है, अब उससे बेहतर उपचार पद्धति नहीं हो सकती, लेकिन जब का वो था, उस समय का पर्यावरण क्या था, उस समय का पोषण क्या था, उस समय की जीवन पद्धति क्या थी और आज क्या है, उसके अनुसार अगर आप उसमें शोध नहीं करेंगे तो वो प्रासंगिक नहीं रह जाएगा आदर्श होते हुए। तो मैंने जो प्राथमिकताएं बताई थी, आप लोगों के मन में सीधा सा सवाल ये उठ सकता है कि पैसा कहाँ से आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 125 से ज़्यादा कार्यक्रम चल रहे हैं भाई, ज़्यादा तो बेकार ही हैं। चलिए आप मान लीजिए कि वो चल भी रहे हैं, तो भी कहाँ से आएगा। आप पहले मुझे ये बताइए कि सारे राजनीतिक दल जो अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं चुनाव में, वो बात करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। उनको घोषणा पत्र में बताना चाहिए ना कि संसाधन कैसे जुटाएंगे, और साथ ही वो घोषणा पत्र अंडर ओथ होना चाहिए, कार्यक्रम निश्चित होने चाहिए। पहले साल में हम ये संपन्न करेंगे, दूसरे में ये, तीसरे में ये, टर्म्स एंड कंडीशंस ला सकते हैं। मेरा काम है अपनी बात रखना और आपके विचार मांगना उसके लिए। कोई क्रांति लाने का मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थितियां हैं, या ये भी नहीं कि मुझे में वो क्षमता है, लेकिन बात कहनी चाहिए और बात बढ़नी चाहिए। चैनल खोलने का मुद्दा यही था। तो संसाधन कहाँ से आएंगे? पहली बात तो ये बताइए मुझे कि पिछले 6 साल में करीब करीब जो वर्तमान सरकार है, आप ये मत कहिएगा कि मैं वर्तमान सरकार की ही क्यों बात कर रहा हूँ, पहले की क्यों नहीं। पहले की बहुत आलोचना हो चुकी है, दुनिया भर कर चुकी है, मैं भी कर चुका हूँ और उसका हश्र भी उन्होंने देख लिया है। बात उनकी करनी चाहिए जो वर्तमान में जो प्रासंगिक है। पिछले करीब 6 साल में सरकार को करीब 15 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। ये जो क्रूड ऑयल का जो दाम कम हुआ, बजट के बाहर कहाँ गए वो पैसे? और उसके बावजूद आप हमारे प्रधानमंत्री जी के 2014 के पहले के भाषण सुन लीजिए और आप सुन लीजिए, सभी के सुन लीजिए, उन्हीं के क्यों? उनको सब पता है, तो उनको पता है कि बिना कुछ किए ही चुनाव जीते जा सकते हैं। खैर वो अपना मुद्दा नहीं है।
तो संसाधन कहाँ से लाए जा सकते हैं? मैं ब्लैक मनी की बात नहीं करूँगा, मैं पनामा पेपर्स की बात नहीं करूँगा, मैं जर्मनी की बात नहीं करूँगा जिन्होंने कहा था कि आप खाली रिक्वेस्ट भेजो और हम आपको डिटेल्स भेजते हैं नाम के। मैं स्विस बैंक की बात भी नहीं करूँगा, मैं वो मलेशिया जैसे जो स्वर्ग हैं ब्लैक मनी के, उनकी बात भी नहीं करूँगा। फिर भी क्या किया जा सकता है? अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यूपीए 1 तक जो टैक्स स्लैब थे वो 3 थे, उससे पहले ज़्यादा भी थे, पर उस वक्त 10%, 20%, 30%। सोचना नहीं पड़ता था, आप खुद भी कैलकुलेट कर लेते। और उसके बाद जो आए तो आते ही चले गए। अब हाल ये है कि बिना सीए से पूछे आप अपना टैक्स भी नहीं भर सकते। तो जब टैक्स इतने बड़े हैं, सरकार का तर्क है कि हमने सड़कें बनाई 40 किलोमीटर से ज़्यादा प्रतिदिन, वो वाली सरकार ने 10 या 12 किलोमीटर, ऐसे ही कुछ बताते हैं। हाईवेज बनाने का लाभ क्या होना चाहिए कि मैन पावर, एक्सपर्ट, सामान जल्दी से पहुंच जाए। तो उसके लिए जो है ट्रांसपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, कारपोरेट्स को फ़ायदा होगा। तो आम आदमी के टैक्स से ही क्यों बनाया जाए? फिर क्या उनको कहा ना जाए कारपोरेट्स को कि भैया उसी हिसाब से आप दाम भी कम कीजिए, बेनिफिट ट्रांसफ़र कीजिए? ऐसा तो नहीं होता। एक जो अध्ययन है, जो सरकार के बहुत से अध्ययन होते रहते हैं, पर ये पता लगा है कि अमूमन एक आदमी जो है करीब 11 किलोमीटर के दायरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। वो अगर आप पर्यटन की बात छोड़ दें तो सारा जीवन चक्र घर से ऑफिस या दुकान या कुछ भी है 11 किलोमीटर की रेंज में हो जाता है औसतन। तो हज़ारों किलोमीटर आप बना किसके लिए हैं? बात तो साफ हो रही है। और टैक्स इवेजन जो है, कैसे हिसाब लगाएंगे उसका? आप जीएसटी लाए, बहुत अच्छा है। सरकार का ही मानना है कि औसतन सालाना 5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी इवेजन होता है। सरकार को पता है तो क्यों नहीं करती? सदर बराज जो है, जो सबसे बड़ी मार्केट है एशिया की, मुझे नहीं लगता 20% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने जो कुछ भी खरीद या बेच करते हैं 20% से ज़्यादा पे वो जीएसटी लेते हैं और देते हैं। सबसे बड़ी मार्केट एशिया की। प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में कम से कम 2 बार कह चुके हैं कि सिर्फ 27 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ज़्यादा इनकम शो करते हैं अपने आईटी रिटर्न्स में, जबकि साल भर में 2 करोड़ लोग से ज़्यादा विदेश यात्रा करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि आंकड़ों में गड़बड़ी होगी, क्योंकि वो टिकटों के आधार पर कह रहे होंगे 2 करोड़, क्योंकि जो लोग जाते हैं वही तो वापस लौटते होंगे। चलिए 1 करोड़ मान लिया जाए। 27 लाख लोग मात्र 10 लाख से ऊपर। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि दिल्ली और मुंबई, एनसीआर और बृहद मुंबई दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा तो यहीं हो जाएंगे 10 लाख से ऊपर ज़्यादा कमाने वाले, टैक्सेबल इनकम वाले। सरकार को पता है तो क्यों नहीं करती? पता है आपको, इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो हैं अपने देश में करीब 38,000 वैकेंसीज है उनकी।
और इसी साल सरकार ने रेवेन्यू सर्विसेज की जो 4-5 जो कैडर्स थे सिविल सर्विसेज में, उनको कंबाइन कर दिया है और उससे जॉब्स और कम हो जाएंगी उनकी। मैं तो उससे जूनियर कैडर की बात कर रहा हूँ। 38,000। आज हालत ये है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है, उनको जवाब मिला या नहीं, 10 साल तक उनके पास फुर्सत नहीं है ये देखने की। और हम लोगों की समस्या क्या है, हमें हमेशा कहीं भी चले जाइए, बैंक में चले जाइए, लोग क्या कहेंगे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं कहता मैन पावर बहुत कम है। मैन पावर को लाओगे भाई, तभी तो इनकम बढ़ेगी, जेब में पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। बहुत सारे साइकिल चलता है उस तरह से। एक और तरीका जो है इनकम बढ़ाने का, 86 से पहले 2 टैक्स हुआ करते थे अपने देश में। एक था वेल्थ टैक्स और एक था इनहेरिटेंस टैक्स। कई डेवलप्ड कंट्रीज में है आज भी। इनहेरिटेंस टैक्स 30 to 40% होता है। जस्ट इमेजिन, और मैं बुरा नहीं चाहता किसी का, मान लीजिए कि देश के 10 जो टॉप मोस्ट जो रईस लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनमें से मान लो अगर किसी एक की मृत्यु होती है, मरना तो सबको है इसलिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को जितना वेल्थ टैक्स मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 साल की सरकार की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी बिना टैक्स लगाए। एक्चुअली वो हटाया इसलिए गया था कि हम लोग तो मास्टर हैं जुगाड़ के। लोग जो हैं अपने परमानेंट सर्वेंट के नाम से जो है वेल्थ क्रिएट करते थे, अपने पेट जानवरों के नाम पे वेल्थ क्रिएट करते थे। लेकिन जब से आधार और पैन कार्ड आया है, तो अगर कोई सरकारी ऑफिसर ही अगर बीच में धांधली ना करे तो अब उतना आसान नहीं है। आप गूगल में डाल के देखिएगा इनहेरिटेंस टैक्स इन द वर्ल्ड। और मज़ेदार बात यह है कि अभी कुछ महीने पहले सरकार ने ये जो रेवेन्यू सर्विस के जो नए जो है रिक्रूट्स IRS के, उनसे राय मांगी थी कि किस तरह से टैक्स बेस बढ़ाया जाए, और एक छोटे से समूह ने ये राय भी दी थी कि वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स लगा दिया जाए। उस शाबाशी तो नहीं दी, उनके ऑफिसर्स ने उनको नोटिस थमा दिया। तो कौन चाहता है संसाधन, कौन चाहता है विकास? और मुद्दा जो है, मैं सिर्फ भौतिक विकास की ही बात कर रहा हूँ। हमारे जो सही मायने में जो एजुकेशन है, जो भारतीय जो पद्धति रही है अंग्रेज़ों के आने से पहले, करीब करीब हर गांव में पाठशालाएं थी, पंचायत में। और एक सीधी सी बात क्या होती है कि आप अगर किसी देश को बिना युद्ध किए हराना चाहते हैं तो 3 बातों पे ध्यान दीजिए। भाषा बदल दीजिए उसकी, शिक्षक का जो पद है उसकी गरिमा को समाप्त कर दीजिए, और माँ की भूमिका जो है उसका महत्व जो है वो गौण कर दीजिए। वही कुछ हुआ, आज भी वही हो रहा है। तो अतीतशाली गौरव, अतीत पूर्व जो वो गौरवपूर्ण अतीत, हम लौटना ही कहाँ चाहते हैं वहाँ पर भाई। ठीक है। फिर एक जो मसला सरकार कर रही है, ये बेच दो, वो बेच दो, वेव्स बेच दो, 4G कर दो, 5G कर दो, है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दो, फिर रेलवे भी बेच दो।
मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूँ आप सब से। हम लोग देख रहे हैं सब कुछ बेचा जा रहा है, ज़मीन, पानी, खदानें, हवा, वेव्स वगैरह वगैरह। और जब आपकी अगली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि मम्मी या पापा, या फिर हिंदी में जो पूछेंगे कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा, आप लोग तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर रहे थे, आप लोग तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे थे, हमारे लिए क्या है, क्या जवाब होगा आपके पास? बस एक बहुत कड़वी बात कहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने, अगर प्राइवेटाइजेशन के इतने ही फायदे हैं ना, तो सबसे बेहतर और आसान तरीका है सरकार को ही प्राइवेटाइज कर दो। ये मंत्रियों संतरियों और ये सदन के जो कुछ भी ड्रामे होते हैं, करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च होता है देश का, वो तो बचेगा ना। गंभीरता से मत लीजिएगा। नमस्कार।